यहाँ की रीत सदा गीत वहाँ के गाता हूँ। कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जो पर्दे पर तो आते हैं पर न जाने कहाँ खो जाते हैं, लेकिन कुछ चेहरे पर्दे से निकलकर सीधे हमारे दिल में उतर जाते हैं और वही अमर हो जाते हैं। आज हम एक ऐसे ही कलाकार की बात करने जा रहे हैं जो एक्टिंग नहीं करता था, वो एक्टिंग को जीता था। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं भारत की देशभक्ति का प्रतीक माने जाने वाले मनोज कुमार साहब की। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। मनोज कुमार एक ऐसा नाम जिसने देशभक्ति को सिनेमा की आत्मा बना दिया, पर सब कुछ इतना आसान नहीं था। बाबा, तोपें खामोश हो गई। आज की जंग हम जीत गए बाबा। एक 10 साल का लड़का जिसने देश के बंटवारे में सब कुछ खो दिया, उसने हमें कैसे देश से प्यार करना सिखा दिया। तो आज हम इस वीडियो में मनोज कुमार साहब के जीवन से जुड़ी कुछ ऐसी कहानियों से जुड़ेंगे जो आज तक न किसी कैमरे में कैद हुई और न ही किसी मंच पर सुनाई गईं। भारत, कुछ रिश्ते खून से होते हैं और कुछ जमीन से। तेरे पास दोनों है बेटा। जैसे कि भारत देश के किस नेता के कहने पर मनोज कुमार साहब ने एक पूरी रात में एक फिल्म की कहानी लिख डाली थी। क्यों मनोज कुमार साहब ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। कैसे राज कपूर साहब जैसा बड़ा कलाकार उनकी गोद में सर रखकर रोता रहा। आखिर वो भावुक पल कैसा था जब मनोज कुमार साहब खुद शहीद भगत सिंह की मां से मिले। मनोज कुमार साहब जो दिलीप कुमार को अपना सब कुछ मानते थे, उन्होंने कैसे अपनी ही फिल्म में साइन करने के लिए दिलीप कुमार साहब को मना लिया। मनोज कुमार जी ने जब क्रांति फिल्म बनाई और परवीन बाबी जी को लिया, तो फिर आखिर उन्होंने क्या सजा दे दी इस फिल्म में। इसी तरह की न जाने कितनी अनसुनी कहानियां। सुरीली रास्ते से हटती नहीं, रास्ते से हटाती। तो दोस्तों, आज की कहानी एक एक्टर की नहीं बल्कि एक क्रांतिकारी की है, जिसने सिनेमा को हथियार बनाया, वो भी देश की आत्मा को जगाने के लिए। चोले को पहन शिवाजी खेले अपनी जान पे। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि ये एक बायोपिक नहीं, एक एहसास है, एक इंकलाब है। कह चुके हैं सितम हम बहुत गैर के, करेंगे हर एक वार का सामना। और आखिरी सलाम है उस आदमी को जिसने अपने अभिनय से भारत देश को ही अपना नाम बना लिया। जब जीरो दिया मेरे भारत ने दुनिया को, तब गिनती आई। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल ब्यूटीफुल बॉलीवुड में। 24 जुलाई 1937 को एबटाबाद की शांत वादियों में एक बच्चे ने आंखें खोली। नाम था हरिकृष्ण गिरी गोस्वामी। एक साधारण पंजाबी हिंदू ब्राह्मण परिवार। वो परिवार जहां रामायण की चौपाइयां और देशभक्ति के गीत से सुबह की शुरुआत होती थी। धीरे धीरे समय बीत रहा था। हरिकृष्ण भी अभी कुछ पढ़े ही हुए थे, पर किसे पता था कि एबटाबाद की वो शांत सुबह जो जल्द ही सियासत की आंधियों में तबाह होने वाली है। 1947 भारत देश आजाद होता है, लेकिन ये आजादी गोस्वामी परिवार के लिए एक सजा बन गई। हरिकृष्ण सिर्फ 10 साल के थे जब उन्होंने अपने घर को जलते हुए देखा। मां की आंखों में डर देखा, पिता की आंखों में मजबूरी। इधर देश आजाद हुआ था और पूरे भारत देश में कौमी दंगे फैल गए थे। गोस्वामी परिवार को सब कुछ छोड़कर सिर्फ अपनी जान बचानी थी। उन्हें अगर कुछ बचा सकता था तो वो थी सिर्फ एक ट्रेन, जो कि ट्रेन नहीं, उनकी चलती हुई उम्मीदें थी। हरिकृष्ण के पिता पूरे परिवार को लेकर उस ट्रेन में चल जाते हैं। हरिकृष्ण अपने पिता से पूछते हैं, पिताजी हम सब कहाँ जा रहे हैं? पिता नम आंखों से कहते हैं, बेटा जहाँ जिंदगी फिर से शुरू हो सके, हम दिल्ली जा रहे हैं। फिर पूरा परिवार एबटाबाद से दिल्ली पहुंच जाता है। दिल्ली के शरणार्थी कैंप में गोस्वामी परिवार महीनों रहा। उस शरणार्थी कैंप में 2 रोटियां मात्र मिलती। 2 रोटियों में ही पूरे परिवार को गुजारा करना पड़ता, या ये कह लें कि परिवार रोटियां नहीं सपने बांट रहा था। हरिकृष्ण के एक छोटा भाई और था जिसका नाम था कुक्कू। माँ हर रोज हरिकृष्ण को यही समझाती, बेटा
ये तूफान है, एक दिन थम जाएगा और ये तूफान ही तुझे एक दृढ़ निश्चयी आदमी बना देगा। और जिंदगी कभी कभी ऐसी पाठकथा लिखती है जो फिल्मों से भी ज्यादा दर्दनाक होती है। तभी एक दिन रिफ्यूजी कैंप में माँ अपने 2 महीने के मासूम को गोद में लिए, जिसकी सांसें धीमी पड़ रही थी, अस्पताल की तरफ भागती है। माँ की आंखों से आंसू टपक रहे थे। माँ हरिकृष्ण को जोर से चिल्लाती है, बेटा जल्दी जा, डॉक्टर को बुला कर लेके आ, मेरे बेटे कुक्कू को बचा ले बेटा। हरिकृष्ण माँ और कुक्कू को किनारे बैठाकर जोर से भागता है, चारों तरफ डॉक्टर को आवाज देता है, पर कहीं कोई कुछ नहीं बोलता। और कुछ देर में सिर्फ एक आवाज आती है। वो आवाज थी उसकी माँ की चीखने की आवाज। माँ की गोद में कुक्कू ने दम तोड़ दिया था। आज के दिन जिंदगी की क्रूरता ने शायद हरिकृष्ण को तोड़ दिया था। हरिकृष्ण के पास अगर कुछ था तो वो था दर्द और बेबसी, और इस बेबसी ने उसे वो करने को मजबूर कर दिया जो एक 10 साल का बच्चा कर ही नहीं सकता। हरिकृष्ण ने अपने हाथ में लाठी उठा ली और सामने जो कोई भी आया उसे पीटने पर उतारू हो गया। तभी वहां पर हरिकृष्ण के पिता आते हैं और उन्होंने हरिकृष्ण को जोर से पकड़ा और बोले, बेटा बस अब तू ही बचा है और तू ही ऐसे काम कर रहा है। आज से कसम खा कि किसी से भी झगड़ा नहीं करेगा। कृष्ण रोते हुए पिता की बाहों से लिपट जाता है और फिर हरिकृष्ण और उसके पिता कुक्कू को जमुना नदी में प्रवाहित कर देते हैं। अपने भाई कुक्कू के साथ शायद आज हरिकृष्ण का गुस्सा भी बह गया था। हरिकृष्ण ने तय कर लिया था कि अब गुस्से से नहीं, हिम्मत से जिंदगी की लड़ाई को जीतेगा। धीरे धीरे समय बीता, देश में स्थिरता आई। रिफ्यूजी कैंप की गलियों से निकलकर हरिकृष्ण का परिवार दिल्ली के राजेंद्र नगर में बस जाता है। वैसे आपको हम बता दें कि यही हरिकृष्ण आगे चलकर हमारे मनोज कुमार बनते हैं। कहानी बड़ी ही इंटरेस्टिंग है, चलिए उस पर भी हम आगे बात करेंगे। चलने का नाम, चलते रहो सुबह हो शाम। राजेंद्र नगर में बसने के बाद वहीं पर इनकी बहन ललिता और भाई राजीव का भी जन्म होता है। वैसे दिल्ली ने हरिकृष्ण को नए सपने दिए। सपनों का रास्ता खुला सिनेमा घरों से। वो सिनेमा जहां हरिकृष्ण ने पहली बार दिलीप कुमार साहब को देखा था। उन्होंने पहली बार दिलीप साहब की जुगनू फिल्म देखी। ये कहाँ की शराफत है? ये तो हमारे हिंदुस्तान की पुरानी रीत चली आई है, औरतें पकाएं और मर्द खाएं। उस फिल्म में दिलीप साहब की मौत हो जाती है और उसी के कुछ दिनों बाद ही उन्होंने दिलीप साहब की अगली फिल्म शहीद देखी। उसमें भी दिलीप साहब की मौत हो जाती है। 12 साल का लड़का ये सब देखकर हैरान था। घर आते ही उसने माँ से पूछा, आखिर माँ ये कौन से लोग होते हैं जो मरकर भी जिंदा हो जाते हैं? हरिकृष्ण की माँ ने बड़ी मासूमियत से कहा, बेटा वो फरिश्ते होते हैं। फिर क्या था, 12 साल के इस हरिकृष्ण ने ठान लिया था कि अब वो फरिश्ता ही बनेगा। और उसी के कुछ दिनों बाद उन्होंने एक बार फिर दिलीप कुमार साहब की अगली फिल्म शबनम देखी। इस फिल्म में दिलीप साहब का नाम मनोज था और मनोज नाम उन्हें इतना अच्छा लगा कि उन्होंने ठान लिया कि अब वो अपना नाम हरिकृष्ण से मनोज ही कर लेंगे। मनोज बाबू, आप इस तरह भागना क्यों चाहते हैं? कौन भाग रहा है? कोई तो फिर यहीं सो जाएंगे ना। तो दिलीप कुमार साहब की शबनम फिल्म ने एक नए किरदार को जन्म दे दिया था। वो थे हरिकृष्ण से बने मनोज कुमार साहब। इधर मनोज बड़े हो रहे थे और उन्होंने कॉलेज में अपना एडमिशन भी ले लिया था और उस कॉलेज में उन्होंने तहलका मचा रखा था, वो भी अपनी बल्लेबाजी से। हर तरफ मनोज कुमार साहब की बल्लेबाजी की चर्चे थे, पर मनोज कुमार के मन में अपनी माँ का कहा वो वाक्य छप गया था कि उन्हें तो सिर्फ बनना है तो फरिश्ता बनना है, एक ऐसा एक्टर जो लोगों के दिलों में हमेशा हमेशा के लिए जिंदा रहे। फिर मनोज कुमार अपनी पढ़ाई को खत्म कर अपने सपने को सच करने के लिए निकल पड़ते हैं सपनों की नगरी मुंबई के लिए। मुझे तो यही चिंता है कि तुम वहाँ कैसे रह सकेगा। मेरे खाने पीने रहने सहने का कौन ध्यान रखेगा। साथ में अगर कुछ था तो एक छोटा सा झोला, माँ की तस्वीर और दिल में जुनून। पर आपने भी सुना होगा, बड़े बड़े सपनों को मुंबई की सड़कों पर दम तोड़ना पड़ता है। मुंबई में हर दिन रोज नए सवाल, कभी खाना तो कभी रहना और स्टूडियो के चक्कर लगाना। पर मनोज कुमार साहब ने हार नहीं मानी थी, क्योंकि उन्होंने 10 से 12 साल की उम्र में जो झेला था वो शायद इससे कम था। मीलों पैदल चलना और स्टूडियो के चक्कर लगाना। रात को
एक एक खुराक का जुगाड़ करना। कहते हैं कठिन तपस्या के आगे भगवान को भी सर झुकाना पड़ता है, और उनकी तपस्या भी शायद पूरी हुई। तभी उन्हें एक फिल्म फैशन में रोल मिला। वो रोल था 80 साल के भिखारी का। मनोज कुमार ने इस रोल को स्वीकार कर लिया, पर इस रोल के बाद उन्हें फिल्में मिलना नहीं शुरू हो गई। फिर स्टूडियो के चक्कर लगाना शुरू हो गया। हर गेट पर जाकर सिर्फ यही कहना, सर एक बार स्क्रीन टेस्ट तो ले लीजिए, अगर मेरी अदाकारी पसंद ना आए तो आप मुझे तुरंत निकाल दीजिएगा। इस अभिनय की भूख में उनका संघर्ष झलक रहा था, जो कि भारत देश की बंटवारे की राख से उठकर आया था। इस लगातार मेहनत से उन्हें उनकी अगली फिल्म कांच की गुड़िया मिली, और इसके बाद इन्हें इक्का दुक्का फिल्में मिलती रहीं। पर ना भी मनोज कुमार के नाम को कोई जानता था और ना ही उन्हें कोई चेहरे से पहचानता था। तो चलिए इस कहानी को यहीं रोकते हैं और थोड़ा सा पीछे चलते हैं। कहते हैं ना कि कभी कभी एक निगाह जिंदगी भर के सारे गम बुला देती है। मनोज कुमार की कहानी भी तब बदली जब उनकी जिंदगी में शशि आई। वैसे जब मनोज कुमार साहब दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कर रहे थे, तभी उन्हें उनके दोस्त के घर में शशि से मुलाकात हुई। मनोज साहब इतने संकोची थे कि दोनों 1-1.5 साल तक एक दूसरे को सिर्फ देखते ही रहे। पर मनोज कुमार साहब को यह हमेशा लगता कि जब भी वो शशि को देखते हैं तो मानो वक्त थम जाता है। न कोई फिल्म सेट रहता है, न कोई डायलॉग, सिर्फ एक सच्चा दिल जो कह बैठा कि मेरी कहानी की नायिका तुम ही हो। सूरत भोली भाली है, दोनों ना सीधे साधे। धीरे धीरे दोनों में दोस्ती हुई, और फिर सालों से चली आ रही इस दोस्ती में दोनों ने एक दूसरे से यह वादा कर लिया था कि अब वो दोनों एक दूसरे का जीवन भर साथ देंगे। मैं बताऊं जी, इन दोनों का ब्याह कर देना चाहिए। और फिर एक वो दिन आया जब दोनों ने बिना किसी शोर और हंगामे के एक दूसरे को अपना जीवन साथी बना लिया। न अखबारों की सुर्खियां और न ही मीडिया की चकाचौंध, बस दो दिलों की सादगी भरी शादी। मनोज कुमार और शशि दोनों एक दूसरे का खूब सम्मान करते। क्या हुआ? अचानक दर्द उठा सीने में। माँ, हाँ? तूने मुझे आते क्यों नहीं बताया कि पिताजी की तबीयत इतनी खराब है? समय बीत रहा था। एक तरफ मनोज साहब के ऊपर घर की जिम्मेदारी थी, तो दूसरी तरफ खुद की पहचान बनाने में पूरी कोशिश, पर हर तरफ रिजेक्शन मिल रहा था। अभी शशि ने एक दिन मनोज साहब से कहा कि आप बिल्कुल परेशान ना होइए, आपका एक दिन वक्त आएगा। और शायद ये वाक्य भगवान ने भी सुन लिया था। अगले ही दिन मनोज कुमार साहब को उनकी फिल्म मिली जिसका नाम था हरियाली और रास्ता, और मनोज कुमार साहब की ये पहली सुपरहिट फिल्म बनी। इसके बाद 1965 में इनकी एक और सुपरहिट फिल्म शहीद आई। इस फिल्म से जुड़े हुए रोचक किस्से मनोज कुमार साहब खुद बताते हुए कहते हैं, भगत सिंह में एक विचारधारा थी, संपूर्ण आजादी का विचार उन्होंने दिया। जब वो छोटे थे तो मोहल्ले में शहीद भगत सिंह पर एक नाटक का मंचन। मनोज साहब कहते हैं कि उनकी कदकाठी बहुत अच्छी थी, तो उन्हें भगत सिंह का रोल मिला। पर जब उस नाटक में भगत सिंह के किरदार को निभाने की बारी आई तो मनोज साहब इतनी भारी भीड़ देखकर डर गए। वो स्टेज पर उतरे ही नहीं। तब उनके पिता ने जो भी बोला वो आज भी उन्हें अक्षर सा याद है। पिताजी बोले, छोड़ यार, तू तो नकली भगत सिंह भी नहीं बन सका। उस बात के बाद हर रोज उनमें भगत सिंह पनपने लगा था। मनोज साहब कहते हैं कि उसके बाद कभी मैं अपनी मूछें बनाता तो कभी उनकी तरह चलने की आदत डालता, और जब भाग्यवश वो खुद आज एक कलाकार बन गए थे तो उन्होंने तय कर लिया कि भगत सिंह पर फिल्म बनाएंगे। और इस फिल्म को बनाने के लिए उन्होंने 3 साल जानकारी जुटाई, क्योंकि उन दिनों न कोई किताब थी। फिर भी उन्होंने भगत सिंह पर पूरी जानकारी जुटाई और शहीद फिल्म बनाई। रंग दे बसंती चोला उसी दौरान वो भगत सिंह की मां विद्यावती से मिलने पहुंचे। उस समय विद्यावती जी अस्पताल में भर्ती थी। मनोज साहब बताते हैं कि जब वो विद्यावती जी से मिले तो उन्होंने कहा, मां, मैं आपके बेटे की भूमिका निभा रहा हूं। तब उनकी मां के मुंह से निकला, हाँ, तू तो मेरे बेटे जैसा ही दिखता है।
मनोज कुमार साहब भावुक हो गए और विद्यावती की गोद में सर रखकर रोने लगे। तुम्हारा भैया भगत सिंह। फिल्म बनकर तैयार हुई और जब रिलीज हुई तो सभी सिनेमा घरों में तहलका मच गया। चारों तरफ सिर्फ मनोज कुमार की बातें हो रही थी। देश के बच्चे आज मनोज कुमार साहब को ही भगत सिंह समझने लगे थे। मनोज कुमार ने भगत सिंह को जिंदा किया। राम राम। भगत सिंह हमेशा जिंदा थे, जिंदा हैं, जिंदा रहेंगे। फिल्म की अपार सफलता के बाद देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को फिल्म को देखने के प्रीमियर पर बुलाया गया। प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी समय की कमी के कारण महज 15 मिनट का समय निकालकर फिल्म को देखने आए, पर शायद ये मनोज कुमार साहब की अदाकारी ही थी कि उन्होंने शहीद भगत सिंह को जीवंत कर दिया था। लाल बहादुर शास्त्री जी फिल्म में ऐसा खोए कि उन्होंने पूरी फिल्म देख डाली। न देखेंगे कल की बहारें तो क्या को तो वो बहारें दिखा जाएंगे। मनोज कुमार बताते हैं लाल बहादुर शास्त्री की पत्नी की आंखों में आंसू थे। प्रधानमंत्री साहब की भी आंखें नम हो गई थी। फिल्म देखने के बाद उन्होंने मनोज कुमार साहब से कहा, क्या तुम जय जवान जय किसान के नारे पर फिल्म बना सकते हो? शास्त्री जी ने कहा कि हम सेना के शौर्य के साथ साथ किसान की अहमियत को भी देश को समझाना चाहते हैं। मैंने नारा दिया जय जवान जय किसान, क्या इस पे फिल्म बन सकती है? उनका ये कहना था कि मेरे बदन में एक बिजली सी कौन गई। मैंने उनके पांव छुए, मैंने कहा बाबूजी आपका आशीर्वाद चाहिए। मनोज कुमार साहब कहते हैं कि लाल बहादुर शास्त्री की इस बात को सुनकर उनके रोवे खड़े हो गए थे। उन्होंने बगैर कुछ सोचे समझे हाँ कर दी और अगले दिन दिल्ली से मुंबई के लिए रवाना हो गए। मनोज कुमार साहब ट्रेन की खिड़की को बहुत शांत होकर निहार रहे थे। जब मनोज कुमार साहब ट्रेन में बैठे थे तो ट्रेन की खिड़की से बड़े शांत होकर बाहर निहारते जा रहे थे। आंखों के सामने वही बूढ़ी माँ जिसने कहा था, हाँ बेटा तू मेरे भगत सिंह की तरह ही दिखता है, और लाल बहादुर शास्त्री के शब्द जय जवान जय किसान। उस रात ट्रेन में ही मनोज साहब ने डायरी और पेन उठाया और जो लिखा उसने शास्त्री जी के सपने को साकार कर दिया। आश्चर्य की बात तो यह है कि शास्त्री जी ने जो बीज बोया था वो मुंबई आते आते उपकार नाम के पौधे के रूप में उग गया था और इस फिल्म ने ही जन्म दिया भारत कुमार को। उपकार फिल्म जब बनी तो ये महज एक फिल्म नहीं थी, ये लाखों किसानों का चेहरा थी। फिल्म बहुत बड़ी हिट रही। देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। पर दुख की बात यह रही कि उस फिल्म का विचार देने वाले शास्त्री जी आज दुनिया में नहीं थे। मनोज जी बताते हैं कि शास्त्री जी बहुत महान हस्ती थे। वो अपने फटे कुर्ते को भी संभाल कर रखते थे। वो कहते थे कोट के नीचे पहनने में ये काम आ जाएगा। लाल है लाल बहादुर से। वैसे मनोज कुमार साहब हमेशा अपने आसपास से ही अपने फिल्मों की कहानी ढूंढ लेते थे। एक बार जब वो लंदन गए तो वहां उन्होंने भारतीय युवाओं को अपनी संस्कृति से कटे हुए देखा। एक लड़की जो कह रही थी, साड़ी ये क्या होती है, यू मस्ट बी जोकिंग। मनोज साहब को अपनी अगली फिल्म की कहानी मिल गई थी, या हम ये भी कह सकते हैं कि वहीं जन्म हो गया था फिल्म पूरब और पश्चिम का, जो न सिर्फ एक फिल्म थी बल्कि एक युद्ध था हमारी संस्कृति और पश्चिमी दिखावे के बीच। हर फिल्म के रूप में मनोज कुमार देश को किसी न किसी रूप में भगत सिंह दे रहे थे। सीताराम सीताराम भज प्यार। हाँ, ये वो समय था जब अमिताभ बच्चन सुपरस्टार नहीं बने थे। उनकी कई फिल्में फ्लॉप हो गई थी। महंगाई के दौर में अमिताभ बच्चन वापस इलाहाबाद जाने की बात कर रहे थे। तभी उनकी मुलाकात मनोज कुमार साहब से हुई। उन्होंने वादा किया कि मैं तुम्हें अपनी अगली फिल्म में मौका दूंगा, तुम इलाहाबाद वापस मत जाओ। हाँ, ये 70 का दशक था जब महंगाई अपने चरम पर थी और उन्होंने फिल्म बना डाली और नाम दिया रोटी कपड़ा और मकान। और इस फिल्म में मौका दिया अमिताभ बच्चन और फाइट मास्टर वीरू दोगन को। यह फिल्म उस समय की सबसे बड़ी हिट फिल्म साबित हुई और तो और 1974 की सर्वाधिक पैसा कमाने वाली फिल्म बनी और सरकार को उसने आईना दिखाया। महंगाई महंगाई महंगाई, दुहाई है दुहाई है दुहाई है दुहाई। मनोज कुमार आज फिल्मों के माध्यम से
देश की समस्याओं को उजागर कर रहे थे। तत्कालीन सरकार को ये बात अखर रही थी। बताते हैं ये इमरजेंसी का दौर था। जो कलाकार सरकार का विरोध कर रहे थे उन्हें सरकार बैन कर दे रही थी। और इसमें सबसे बुरा हश्र मनोज कुमार साहब की फिल्मों का ही हुआ। उनकी फिल्म 10 नंबरी गवर्नमेंट ने बैन कर दिया। कबीर सुनो भाई साधो, बात कहूँ मैं खरीनिया, 1 नंबरी तो मैं 10 नंबरी। इसके बाद उनकी शोर फिल्म के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। शोर फिल्म के निर्देशक और प्रोड्यूसर दोनों ही मनोज कुमार साहब थे और इस फिल्म को रिलीज होना अभी बाकी था, पर गवर्नमेंट ने ऐसी खुन्नस निकाली कि इसे रिलीज होने से पहले ही दूरदर्शन पर दिखा दिया गया। और जब ये फिल्म रिलीज हुई तो सिनेमा घरों में इसे देखने कौन जाता, जब इसे लोग दूरदर्शन पर पहले ही देख चुके थे। शायद सच बात कहने की मनोज कुमार साहब को सजा मिल रही थी। हमसे हमारा सरकारी क्वार्टर छीन लिया गया, घर से बेघर हो गए हम लोग डॉक्टर साहब। पर मनोज कुमार साहब ने हार नहीं मानी। उन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, कई दिनों कोर्ट के चक्कर काटे और फैसला वही हुआ, सत्यमेव जयते। मनोज कुमार साहब इंदिरा गांधी और सरकार के खिलाफ केस जीत गए थे और वो इकलौते फिल्म मेकर बने जिन्होंने भारत सरकार के खिलाफ केस जीता था। और इस केस के बाद सरकार नम्र पड़ी। जिस चोले को पहन शिवाजी खेले अपनी जान पे, उसी को पहन के निकला हम मस्तों का टोला। भारत सरकार ने उन्हें एक ऑफर दिया। भारत सरकार ये चाहती थी कि इमरजेंसी के दौर में वो एक फिल्म बनाए जो कि ये बताए कि इमरजेंसी का फैसला गलत नहीं था, वो एक सही फैसला था। और मनोज कुमार साहब से जब ये कहा गया तो मनोज साहब सिर्फ चुपचाप खड़े ही रहे। उन्होंने कहा, मैं कला का सेवक हूँ, सत्ता का सेवक नहीं हूँ। मनोज कुमार साहब ने कैमरे के आगे सत्ता के दबाव में कभी झुकना नहीं सीखा। उनकी खामोशी उनके डायलॉग से कहीं ज्यादा बुलंद थी। कोई साथ न दे मेरा, चलना मुझे आता है, हर आग से वाकिफ हूँ, चलना मुझे आता है। मनोज कुमार अब एक फिल्म के किरदार नहीं, एक विचार बन गए थे। उनके फ्रेम में सिर्फ एक हीरो ही नहीं, पूरी पीढ़ी सांस ले रही थी। माँ, जब तुम्हारा आशीर्वाद मेरे साथ है तो मुझे और किस चीज की जरूरत है। बताते हैं जब उनकी शोर फिल्म सिनेमा घरों में भीड़ नहीं जुटा पाई तो उन्हें भारी नुकसान हुआ। उन्होंने इस फिल्म को बनाने में अपना सब कुछ लगा दिया था और आज मनोज कुमार साहब बर्बाद हो गए थे। तभी उनके एक परिचित ने उनके पास आकर बोला, मनोज साहब, बाजार में एक ब्लेड कंपनी नई लॉन्च हो रही है, उसका नाम कंपनी भारत रख रही है, भारत ब्लेड। तब मनोज कुमार साहब भारत कुमार के नाम से लोकप्रिय हो गए थे। बच्चा बच्चा उन्हें देखकर सिर्फ यही बोलता, भारत कुमार आ गए। और उनके इस परिचित ने उनसे कहा कि उन्हें बहुत बड़ी रकम मिलेगी अगर वो उस कंपनी का प्रचार कर दें। तब मनोज कुमार साहब ने सिर्फ यही कहा कि साहब, मैं यहाँ पर ब्लेड बेचने नहीं आया था और देशभक्ति एक लहर है, इसे थोपा नहीं जा सकता। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। चलिए 1978 की उस शाम में चलते हैं जब पन्नों पर क्रांति छा गई। पन्नों में उलझे मनोज साहब को ख्याल आया कि चलो फिल्म बनाते हैं जो कहानी नहीं क्रांति हो, स्वतंत्रता की आखिरी लड़ाई। और फिर मनोज कुमार साहब ने कहा कि अब मैं कहानी नहीं लिखूंगा, इनकलाब लिखूंगा। यहाँ अंग्रेजों का राज था, मगर ये देश गुलामी की नींद से जाग चुका था। इसके लिए जरूरत थी उस कलाकार की जिसकी आवाज में क्रांति हो। मनोज कुमार साहब चाहते थे कि जिसे देखकर वो मनोज कुमार बने, उन्हें ही अपनी फिल्म में लें। शायद मनोज कुमार साहब के लिए इससे बढ़कर और कुछ था ही नहीं। मनोज साहब दिलीप कुमार साहब को फिल्म में लेना चाहते थे और मनोज साहब दिलीप साहब को हाजियो कहते थे। लैंग्वेज में उनको हाजियो बोलता हूँ। मैंने बोला, हाजियो, चलने बोलिए डॉक्टर साहब, मैं एक फिल्म बना रहा हूँ। और दिलीप साहब से बोले, बहुत ही बोगस कहानी है और उससे भी ज्यादा बोगस रोल है और मैं आपको ये बोगस सी कहानी सुनाना चाहता हूँ। दिलीप साहब बोले, ठीक है डॉक्टर साहब, कल आ जाओ। दिलीप साहब मनोज कुमार को डॉक्टर कहते थे। मनोज कुमार साहब दूसरे दिन पहुंच गए। साथ में दोनों ने चाय पी। फिर दिलीप साहब बोले, आज कहानी सुन पाना
थोड़ा मुश्किल होगा। उनके बड़े भाई थे नूर साहब, कहने लगे नूर लाला की तबीयत बहुत खराब है, वो हॉस्पिटल में है और कहानी के लिए 3 घंटे लग जाएंगे। मनोज साहब बोले, साहब मुझे 2 से 3 मिनट दे दीजिए, मैं पूरी कहानी सुना दूंगा। और वो कहानी भी क्या, जिसे सुनाने में 2-3 घंटे लग जाए। दिलीप साहब बड़े मुस्कुराते हुए अंदाज में बोले, ठीक, तू सुना ही दे। हाँ, 2 से 3 मिनट तो नहीं, पर 10 मिनट जरूर लग गए मनोज साहब को अपनी पूरी कहानी सुनाने में। सुनने के बाद दिलीप कुमार साहब बोले, जमीन तो बहुत अच्छी है। मनोज साहब ने बड़ी मासूमियत से तुरंत ही कह दिया। उन्होंने कहा जमीन अच्छी है। मैंने कहा जी हल चलाएंगे तो खेती भी अच्छी होगी। और फिर क्रांति फिल्म बनना शुरू हो गई। किस पर चलेगा ये अंग्रेजी बारूद? हिंदुस्तान के सीने पर। कहता है धिक्कार है तुम पर सांगा, धिक्कार है तुम अब तक विदेशी भेड़ियों को इस देश से बाहर नहीं निकाल सके। क्रांति फिल्म में उस जमाने की मानी जानी हीरोइन परवीन बॉबी ने सुरीली का रोल किया। आपने फिल्म जरूर देखी होगी और आपने ये भी देखा होगा कि सुरीली के रोल की इस फिल्म में बीच में ही मौत हो जाती है। बताते हैं जानबूझकर परवीन बॉबी के रोल को खत्म कर दिया गया था। उनको बीच में ही मारने के पीछे एक गंभीर कारण था। मनोज कुमार साहब ने इस फिल्म के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा लिया था। उनके लिए क्रांति फिल्म एक जुनून था। उन्होंने इस मल्टी स्टारर फिल्म के लिए अपना बंगला तक बेच दिया था और तो और मुंबई का प्लॉट भी बेच दिया था। उन्होंने दिन रात एक कर दिया था। पर उन दिनों परवीन बॉबी स्ट्रिक्ट डाइट पर चल रही थी। इसके लिए वो अक्सर सेट पर चक्कर खाकर गिर जाती। बात सिर्फ इतनी ही नहीं थी, परवीन बॉबी उन दिनों मानसिक रूप से बीमार भी चल रही थी। सेट पर परवीन बॉबी की हरकतें बड़ी अजीब हो जाया करती थी और मनोज कुमार साहब भी सोच में पड़ गए थे। परवीन बॉबी को लेकर इंडस्ट्री में तमाम तरह की अफवाहें चल रही थी। मनोज कुमार रिस्क नहीं लेना चाह रहे थे, इसलिए उन्होंने उनके किरदार को बीच में ही खत्म कर दिया। इस मल्टी स्टारर फिल्म में बड़े बड़े कलाकार थे, पर उन्हें पर्दे पर बहुत ज्यादा देर तक नहीं दिखाया गया था। प्रेम चोपड़ा जैसे बड़े कलाकारों को बहुत छोटा रोल दिया गया था। पर शायद क्रांति फिल्म का नाम आते ही प्रेम चोपड़ा की खलनायकी सबसे पहले याद आ जाती है। देखा शब्बू के बाएं हाथ का कमाल, अब तो ये लोहे का है। शब्बू सिंह का दिमाग तो थारी तलवार है। फिर चाहे वो मदनपुरी का छोटा सा किरदार हो या शत्रुघ्न सिन्हा का महज चंद्र मिनटों का किरदार, हर किरदार अपने आप में अमर हो गया। नयन सिंह ने बड़े बड़े 30 मार खा सीधे कर दिए हैं। यूं खेत की मूली करीम खान। मिलाकर ये फिल्म रिलीज हुई और आलम ये हुआ कि फिल्म ब्लॉकबस्टर हुई। इस फिल्म ने सिनेमा की परिभाषा को ही बदल कर रख दिया। फिल्म ने उस जमाने में 10 करोड़ रुपए का व्यापार किया। मनोज कुमार साहब दूरदृष्टिवादी थे। वो समझ गए थे कि अब उनकी उम्र बढ़ रही है। कबीर सुनो भाई साधो, बात कहूं मैं खरी। उन्होंने अब अपने बेटे कुणाल गोस्वामी को लॉन्च करने की सोची। उन्होंने अपनी पूरी मेहनत और अनुभव के साथ अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया और बेटे के लिए देखे सपने हकीकत में नहीं बदल सके। 10 से ज्यादा फिल्में करने पर भी कुणाल एक सुपरहिट फिल्म न दे पाए। प्यार में नहाने को, डूब ही जाने को, दिल मेरा तड़पाए। और मनोज कुमार उम्र ढलने के साथ साथ मेन हीरो से सपोर्टिंग एक्टर बन गए थे। उन्होंने ढलती उम्र के साथ क्लर्क, आमने सामने, कलयुग की रामायण, संतोष, देशवासी जैसी फिल्मों में साइड रोल किए। आखिरी बार साल 1995 में मैदाने जंग में दिखे। मैं हाथ जोड़ता हूँ, मेरी बहन को छोड़ दे, तू जो कहेगा मैं वही करूंगा। कभी हजारों की भीड़ में रहने वाले मनोज कुमार आज तन्हा हो चले थे। आज 15 अगस्त है ना, आज मुझे लाल किले पे चढ़कर तिरंगा झंडा लहराना है। आज का दिन बड़ा महान है। उगते हुए सूरज को तो सभी प्रणाम करते हैं, पर आज उनके आलोचक उन्हें प्रोपेगेंडा फिल्म मेकर कहने लगे थे। जरूरत से ज्यादा देशभक्ति दिखाने के आरोप लगे उन पर। भारत वो भारत है जिसके पीछे संसार चला। पर मनोज कुमार साहब ने कभी किसी को पलटकर कुछ नहीं कहा, बस हमेशा यही कहते रहे, मुझे भारत से प्यार है और मेरी फिल्में
वही कहती हैं। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह हो शाम। दोस्तों, मनोज कुमार एक साधारण कलाकार नहीं थे, वो एक विचार थे। एक ऐसा विचार जिसने सिनेमा को सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि समाज का आईना बना दिया। पर साल 2007 में इस भारत कुमार की आत्मा रोई जब ओम शांति ओम फिल्म आई। देखो देखो है शाम बड़ी दीवानी, धीरे शाहरुख खान ने कुछ ऐसा कर दिया जिससे मनोज कुमार बहुत दुखी हुए। दरअसल ओम शांति ओम के एक सीन में शाहरुख खान एक फिल्म के प्रीमियर देखने के लिए मनोज कुमार का पास चुरा लेते हैं। फिल्म के सीन में शाहरुख खान मनोज कुमार की नकल करते हैं। चेहरे को हाथ की हथेलियों से ढके हुए वो प्रीमियर देखने के लिए अंदर घुसते हैं और गार्ड उन्हें डंडे मारते हुए बाहर भगा देता है। मनोज कुमार जी को जब ये सीन के बारे में पता लगा तो वो बहुत नाराज हुए। उन्होंने अपनी नाराजगी इस सीन पर व्यक्त की और मीडिया में भी ये खबरें खूब उछलीं। ये मनोज कुमार साहब के प्रशंसक ही थे कि उन्होंने इस फिल्म का बॉयकॉट कर दिया। तब शाहरुख खान और फिल्म की डायरेक्टर फराह खान ने खुद मनोज कुमार साहब के घर जाकर उनसे माफी मांगी। दुख इस बात का है, इस बात का है कि मेरा अपना देश, मेरा भारत बहक गया है। मनोज कुमार एक बेहद बड़े दिल वाले थे। उन्होंने शाहरुख खान और फराह खान को माफ कर दिया। शाहरुख खान ने उन सीन को हटाने का मनोज कुमार साहब से वादा भी किया। पर साल 2013 में जब ये फिल्म एक बार फिर से जापान में रिलीज हुई तो वही पुराने सीन मनोज कुमार का मजाक बना रहे थे। और जब मनोज कुमार साहब को एक बार फिर पता लगा तो उनकी आत्मा रोई। एक ऐसा नाम जिसने भारत को पर्दे पर दिया, जिसकी छवि सदा गंभीर और गरिमामयी रही। रंग दे बसंती चोला माए। आज उसी छवि पर दुनिया हंस रही थी। उसके मन में शब्द नहीं थे, पर हाँ एक सवाल था, क्या इतनी सस्ती हो गई है उनकी इज्जत? उन्होंने शाहरुख खान पर 100 करोड़ रुपए की मानहानि का दावा किया। दोस्तों, ये उनका अहंकार नहीं था बल्कि एक तड़प थी उस कलाकार की जिसने कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाया, जिसने जिंदगी भर सिनेमा को एक संस्कार की तरह जिया। फिर कुछ दिनों बाद ये केस सुलटा। दोनों शख्स ने आपस में एक आपसी सुलह कर ली। मनोज कुमार साहब ने केस वापस ले लिया, पर समय के साथ साथ मनोज कुमार अब अकेले पड़ गए थे। उनके साथ कुछ था तो उनकी पुरानी फिल्मों की यादें। भारत दिल है उस पूरब का, इस पूरब ने हर ज्ञान दिया, दिए बुद्ध मोहम्मद और ईसा, गीता बाइबल कुरान दिया। उनके पुरस्कार, उनके अवार्ड, पर मनोज कुमार अपने आप में खुद में एक अवार्ड थे। उन्हें 1992 में भारत सरकार ने पद्मश्री अवार्ड दिया। साल 2016 में दादा साहब पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके अलावा इंडस्ट्री में अपने भारी योगदान के लिए उन्हें न जाने कितने अवार्ड मिले। पर इसी बीच 2 अप्रैल की वो सुबह आई जब मौसम बिल्कुल शांत था, जैसे उसे भी आभास हो गया था कि आज कोई अपना हमेशा हमेशा के लिए जा रहा है। तभी हमें खबर मिली भारत कुमार नहीं रहे। एक बड़ी और दुखद खबर आपको बता दें, फिल्म अभिनेता मनोज कुमार का निधन हो गया है। 87 साल की उम्र में उनका निधन हुआ है। इस खबर से मानो पूरे भारत में दुख का सैलाब आ गया हो। लोग कह रहे थे, अब कौन दिखाएगा हमें हमारा भारत? कौन होगा जो किसान की गरीबी को ग्लैमर से ऊपर दिखा पाएगा, जो हमें हमारी सभ्यता में जीना सिखाएगा? हाँ, न मनोज कुमार साहब जैसा आज तक कोई कलाकार हुआ, न आगे कभी हो पाएगा। पर जब कभी भी आज की पीढ़ी का बच्चा उनकी फिल्म को देखकर कहेगा कि मैं मनोज कुमार बनूंगा, तो आप मान लीजिएगा कि आज भी वो कहीं न कहीं हमारे बीच में ही जिंदा है। जीवन का मतलब तो आना और जाना है। आज भी जब उनकी फिल्में देखकर हमारी आंखें नम हो जाएंगी, हमारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे, तो मान लीजिएगा कि वो आज भी हमारे बीच में ही जिंदा है। इधर उनके अंतिम संस्कार की तैयारियां चल रही थी और आज जब तिरंगे की तरफ नजर जा रही थी तो लग रहा था कि आज तिरंगा भी मायूस है, क्योंकि जिस व्यक्ति ने पर्दे पर उस तिरंगे को इतना गौरव दिया, आज वो उसे सलाम करने के लिए मौजूद नहीं है। और आज उस तिरंगे में ही लिपटकर वो जा रहे थे, अपनी अंतिम विदाई ले रहे थे। बॉलीवुड का बड़े से बड़ा शख्स और देश का बड़े से बड़ा नेता उन्हें अंतिम विदाई देने आया था। मुंबई की सड़कों पर मानो जन सैलाब भर उठा था। वैसे दोस्तों, आप बताइएगा कि आपको
उनकी सबसे पसंदीदा फिल्म कौन सी लगती है? देशभक्ति का वो कौन सा गीत है जिसे सुनकर आपकी आंखों के सामने सबसे पहले मनोज कुमार का प्रतिबिंब आ जाता है? जिसकी कोई आपने वीडियो को यहाँ तक देखा तो मतलब आप मनोज कुमार के बहुत बड़े प्रशंसक हैं। तो जरूर बताइएगा कि क्रांति फिल्म में उनके साथ किस अदाकारा ने हीरोइन का रोल किया। आप इन सभी सवालों के जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, क्योंकि आपके जवाब ही मनोज कुमार को सच्ची श्रद्धांजलि होंगे। अगर तू मुझे मिला भी तो मैं तुझे पहचानूंगी कैसे बेटे? किसी के सीने पे गोलियों के निशान देखो ना, समझ लेना वही तुम्हारा बेटा है। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे इस 25 से 30 मिनट की वीडियो में की गई 25 से 30 दिनों की मेहनत को साकार कर देता है। चलते चलते आपको मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि आपका एक एक व्यू ही मुझे और मेरे परिवार को किसी न किसी रूप में आर्थिक मदद करता है। हाँ, अगर आपको इसी तरह की एक देशभक्ति कहानी को जानना है तो प्लीज़ वीडियो में आ रहे इस थंबनेल पर जरूर क्लिक करिएगा, जानिएगा इस सिनेमा के पितामह को कैसे फांसी दे दी गई थी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।